Hello, good morning, my dear students. Welcome to Target IES. So, my name is Akanksh Vashisht and I have secured All India Rank 20 in Engineering Services Examination 2019. So, in the very first video, we have started the subject called Industrial Engineering and I told you some basics कि हम लोग इंडस्ट्रियल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. उसमें कंटेंट्स के बारे में आपको बताया, वेटेज के बारे में हमने डिस्कस किया. Okay, so now let us start our very first topic, that is the basic concepts, and along with we'll study what break even analysis. Okay, so now starting with the definition, basic definition, that is what is called production. प्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली? देखिए, हम उसको बहुत ही बेसिक से समझते हैं. अपने घर का एग्जांपल लेते हैं. देखिए, हमारे घर में हमारी मदर्स आर कुक फूड ना, हमारी मदर्स जो हैं दे कुक फूड फॉर अस, राइट? तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये भी एक छोटा एग्जांपल है, डोमेस्टिक एग्जांपल है फॉर प्रोडक्शन, इजंट इट? कैसे, वो देखिए क्या होता है. आवर मदर बेसिकली व्हाट शी टेक्स एज रॉ मटेरियल्स वेजिटेबल्स. वो क्या करती हैं? वेजिटेबल्स लेती हैं. जो सब्जी, जैसे हर दिन में कोई सब्जी बनती है तो क्या लेनी, पहले वो आपसे पूछती हैं. मतलब वो आपसे पूछती है भाई आज क्या बनाना है, क्या सब्जी में आज क्या बनाना है, इजंट इट? तो वो आपसे पूछती हैं डिमांड, व्हाट इज योर डिमांड, इजंट इट? तो इसी तरीके से इंडस्ट्री में भी हमें कस्टमर से पूछना पड़ता है कि भैया आप लोगों की डिमांड क्या है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट. सो जैसे आपने अपनी डिमांड बता दी, भाई आज ये सब्जी बनानी है. सो अकॉर्डिंगली मदर विल व्हाट शील डू इज शील अरेंज व्हाट वेजिटेबल्स, इजंट इट? और वेजिटेबल्स को फिर जो है स्टेप बाय स्टेप वो क्या करेंगी, जैसे पहले कटिंग करेंगी, छीलेंगी सब्जी को, फिर उसको कटिंग करेंगी, इजंट इट? तो शी विल कट वेजिटेबल्स, she will take oil, some part of oil, she will take some water, isn't it? तो आपकी डिमांड के अनुसार उन्होंने वेजिटेबल्स लिए और उसमें जितना तेल डालना है उतना लिया, वाटर लिया, ठीक है? सो व्हाट इट इज बेसिकली इनपुट. ओके, दिस योर इनपुट रॉ मटेरियल्स, एंड व्हाट यू आर अंडरगोइंग दिस व्हाट प्रोसेस, सम प्रोसेस थ्रू विच these vegetables will be converted into some valuable product. Okay, so it will be कन्वर्टेड इनटू चॉप्ड वेजिटेबल्स. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चॉप्ड कर देंगे. चॉप्ड वेजिटेबल्स क्या है, इजीली कुक हो जाएगा ना. सो देयरफॉर आवर मदर बेसिकली कट्स वेजिटेबल्स टू चॉप्ड वेजिटेबल्स. ओके, एंड देन आफ्टर हीटिंग इट, आफ्टर फ्राइंग इट, हीटिंग इट, ओके, फ्राई करना, जो भी करना है, फ्राइंग, कुकिंग, क्या क्या हम इस पे इनपुट देंगे, हीट देंगे, ठीक है? हीट में मतलब गैस जो होगी हमारी एलपीजी वो यूटिलाइज होगी, ऑयल यूटिलाइज होगा, वाटर यूटिलाइज होगा, तो हमारी जाकर के फाइनल डिश तैयार हो जाएगी. तो यह हमारा क्या आउटपुट, जो कि हमारी डिमांड थी, दैट इज आवर फाइनल आउटपुट, दैट इज द फाइनल डिश प्रिपेयर्ड बाय आवर मदर्स. ओके, सो उन्होंने क्या किया, एक इनपुट लिया, उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा. दैट इज पहले हमने उसको कट किया, उसके बाद में वेजिटेबल्स फ्राई किया या कुक किया, जो भी है, या फिर प्रेशर कुकर के अंदर उसको स्टीम पे, जैसे चावल बनाते हैं तो उसको स्टीम में जो है अपने बॉईल कर करके फिर करा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा आफ्टर एडिंग स्पाइसेस एंड ऑल, जितने भी बाकी इनवर्ड रॉ मटीरियल्स हैं, इंटरमीडिएट रॉ मटीरियल्स होते हैं जैसे स्पाइसेस, तो वो सब प्रिपेयर करके फाइनली हमारी डिश तैयार हो जाती है. दैट इज आवर आउटपुट. So that's our what? Input. And the processes in between done. Processes जो हमने करे, जैसे पहले कट करा, उसके बाद में फ्राई किया, कुक किया, उसके बाद में हमने हीट इनपुट दिया, तो उस जिस प्रोसेस से वो उसको गुजरना पड़ा, these are what? Value addition processes. इनको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन, ठीक है? So these processes are what is called as value addition process. Okay. सो अब प्रोडक्शन, ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही हुआ. सो नाउ व्हाट इज नोन एज प्रोडक्शन, व्हाट इज, हाउ यू विल डिफाइन प्रोडक्शन? इट इज द स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ मटेरियल टू अनदर फॉर्म टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. देखिए, मुझे एक बात बताइए, जब ये रॉ वेजिटेबल्स थे तो क्या इसकी यूटिलिटी कम थी ना? रॉ वेजिटेबल्स हम कैसे खा सकते हैं? वील बी ईटिंग द वेजिटेबल्स कुक्ड डिश with having will be मतलब with some spices and all, right? तो उसके साथ ही हम इसको खाना चाहेंगे. So इसकी यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ गई कि इसकी यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ गई? इसकी ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज इट हैज़ सम वैल्यू एडेड टू इट. इट हैज़ स्पाइसेस, इट वॉज बीइंग कुक्ड, इट वॉज बीइंग फ्राइड,
सो देयरफॉर इट्स वैल्यू हैज बीन इंक्रीज। बाकी वेजिटेबल तो सेम है, इनिशियल जब आप उसको लेते हैं, जब फाइनली आप डिश तैयार करते हैं, सो द वेजिटेबल रिमेन्स द सेम, ओके, बट द वैल्यू हैज बीन इंक्रीज। वाई? बिकॉज थ्रू इट हैज अंडरगॉन सेवरल प्रोसेसेस विच आर नोन एज वैल्यू एडिशन प्रोसेस। बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, एक फाइनल डिश तैयार हो विच इज हैविंग स्पाइसेस, विच इज बीइंग फ्राइड, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, दैट इज आवर टेस्ट। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन। So it is the value addition process or converting one form of material into another form to increase the utility of the product for the user. It is called production. So this is what is taking the input and undergoing a conversion process. We will be getting what, output according to our demand, as per our demand, as per our requirement. ठीक है, so यही होता है प्रोडक्शन। और इस प्रोडक्शन को कैरी आउट, दिस होल प्रोडक्शन, so as to carry out this whole production process, we need what? Production system. So what is production system? It is an organized process of converting raw material into final product with a feedback loop, isn't it? कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं माय डियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही कुक करना, फूड कुक करना, isn't it? तो अब इसमें फीडबैक लूप पॉसिबल है क्या? फीडबैक का मतलब होता है कि आप बताएं कि जो आउटपुट निकला, इज इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड और नॉट। अब देखिए होता है क्या, जब खाना बन जाता है, जब सब्जी बन जाती है, उसके बाद हमारी मदर पूछती है भाई कैसी बनी, ठीक है, तो हम बोलते हैं भाई नमक कम है या चीनी कम है, जो वॉट एवर इट इज़, नमक या ज़्यादा हो गया, मिर्च ज़्यादा हो गई। तो फिर उस क्या है कि अब सब्जी तो दोबारा बन नहीं सकती, हम क्या कर सकते हैं उल्टा, उसमें जैसे हम वी कैन ऐड मोर सॉल्ट इफ इट्स बिट लेस अकॉर्डिंग टू एज पर आर टेस्ट। तो ऐसे छोटे मोटे हम जो है इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट द एंटायर फूड कैन नॉट बी कुक्ड, राइट? बट इन केस ऑफ इंडस्ट्री, इन केस ऑफ एनी इंडस्ट्री, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम जो है पहले तो हम इनपुट दें, सारा प्रोसेस कैरी आउट करें, आउटपुट करें, फिर हम पूछें कि भाई हम आप बताइए कि अपना फीडबैक क्या है, फिर हम वापस से शुरू करें। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली। इंडस्ट्री की जब हम बात करें तो द डीलिंग्स विल बी इन लैक्स एंड करोड्स। सो व्हाट इन दैट केस देन व्हाट विल डू इज, हम लोग क्या करेंगे, जैसे इनपुट दिया, इनपुट क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर, मैन होता है, मटेरियल होता है, मशीन, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। आई हैव डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, isn't it? So now it is undergoing several conversion processes. Okay, so now at every stage you will get some finished product. That finished product, each and every finished product will be carried out through some feedback loop. एक बैकवर्ड में फीडबैक लूप जाएगा और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे एडजस्टमेंट से। मीन्स हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस सेट करेंगे, एक डिमांड, हम एक रेफरेंस सेट करेंगे, एक पैरामीटर सेट करेंगे जिसकी मदद से हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ व्हाट, आउटपुट फ्रॉम वेरियस कन्वर्जन प्रोसेसेस इन बिटवीन। और फिर उस हिसाब से हम उसको करेंगे, अगर सही है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, गलत है तो हम वापस से उसमें करेक्शन करेंगे बिफोर इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस। सो इन दिस वे दिस होल सिस्टम इज व्हाट इज नोन एज प्रोडक्शन सिस्टम. This whole unit what is known as production system. Okay, and now here what we require is monitor unit, monitor output. We have to continuously monitor the output with the help of some instruments. Okay, and if it is okay, so we'll get what, desired output. अगर वो नहीं मिला, so we'll be going backwards through some feedback loop, and then on comparison we will then do required adjustments needed. So finally what we'll get as output as goods and services. So this whole system in which one product is converted into another form as per the utility of the user is what is known as the production system, isn't it? So now ये कुछ बेसिक्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारे, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, isn't it? देखिए प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, बेसिक आउटपुट पर यूनिट इनपुट। What is our output per unit given input? That is what is called as productivity. It is a quantitative ratio between what we have produced and what we use as resource. मतलब हमने रिसोर्स क्या क्या यूज करेंगे, मैन, ये देखिए हम इनपुट क्या क्या देंगे, ऑल दीज आर इनपुट्स, मैन, मटीरियल, मशीन, एनर्जी, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा. सो ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ इनपुट and when carried out through several processes, what we'll get is output. So basically how much output, how much proportionate output we are getting for the
input being provided, that is what is called as the productivity. Okay, now अगर मैंने थर्मो पढ़ाया था आपको याद है इससे पहले, आई हैव टेकन थर्मो लेक्चर्स, थर्मोडायनेमिक्स. देखिए थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आती है एफिशिएंसी. ना एफिशिएंसी भी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, मैंने आपको बताया था. अगर आप उसमें देखें तो एफिशिएंसी भी मैंने कही थी आउटपुट अपॉन इनपुट. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी? देखिए दोनों में मीनिंग में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, एसेंस में दे आर बोथ लुकिंग द सेम, बट देयर इज वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन अगेन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. वो उसको देखिए, दोनों का मतलब ही आउटपुट अपॉन इनपुट होता है माय डियर, देयर इज नो डाउट इन इट. बोथ ऑफ देम हैव द सेम मीनिंग विच सेज आउटपुट पर यूनिट इनपुट. बट माय डियर प्रोडक्टिविटी की यूनिट हो सकती है, प्रोडक्टिविटी कैन हैव सम यूनिट, राइट? इट कैन नेवर ऑलवेज भी डायमेंशनलेस. ओके, ये हर बार डायमेंशनलेस इट्स नॉट नेसेसरी. बट यस एफिशिएंसी अगर मैं बात करूं तो यस एफिशिएंसी जो है वो हमेशा ही डायमेंशनलेस होती है. एफिशिएंसी हमेशा ही डायमेंशनलेस होती है बिकॉज जो हमारा आउटपुट और इनपुट आर दे हैव द सेम यूनिट्स. आउटपुट क्या था थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज वर्क, वी रिक्वायर वर्क फ्रॉम इंजन एंड व्हाट इज आवर इनपुट, नेट हीट सप्लाइड, इजंट इट? So that was our efficiency, and that will always come dimensionless because both of them have same units. But इस केस में क्या होता है my dear, if we talk about this subject, in this case output could be anything. आउटपुट जो है, आउटपुट हमारा किस फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. देखिए आउटपुट जैसे कि आउटपुट हो सकता है, सपोज हमने 100 रेफ्रिजरेटर्स बनाए फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट हमारा क्या है, 100 रेफ्रिजरेटर्स वी हैव प्रोड्यूस्ड, दैट इज आवर आउटपुट. What is our input? What is our input? There are several inputs. For example, 10 laborers. Okay, and suppose I am taking just example 1 megawatt hour of electricity, isn't it? And many others. So there could be many inputs. Okay. So अब देखिए 100 रेफ्रिजरेटर्स पर यूनिट 10 लेबरर्स, मतलब 10 लेबरर मिलके क्या बना रहे हैं, 100 रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, isn't it? तो ये भी एक प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन होगी. मींस प्रोडक्टिविटी विल कम आउट टू बी 100 डिवाइड बाय 10, दैट इज 10 रेफ्रिजरेटर पर लेबरर, मतलब एक लेबरर इफेक्टिवली 10 रेफ्रिजरेटर बना सकता है. एक ये प्रोडक्टिव डेफिनेशन होगी. एक हम बोल सकते हैं 100 रेफ्रिजरेटर्स बाय कंज्यूमिंग व्हाट, 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ऑल्सो अनदर डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी. सो प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड बाय सेवरल वेज डिपेंडिंग अपॉन हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. तो इसकी अकॉर्डिंगली यूनिट डिफाइन हो जाएगी अल्टीमेटली. कुड बी डायमेंशनलेस, कुड नॉट बी डायमेंशनलेस. हर बार जरूरी नहीं कि डायमेंशनलेस आए. क्लियर है चीजें? बट ब्रॉड डेफिनेशन इसकी अगेन क्या है, आउटपुट पर यूनिट इनपुट प्रोड्यूस्ड. देखिए जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि हम उसमें एफिशिएंसी ऑब्वियसली ज्यादा चाहेंगे, ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहेगी टू इंक्रीज व्हाट, प्रोडक्टिविटी. यस ऑब्वियसली यार, कम से कम इनपुट में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहेंगे. सो वी विल बी इंक्रीजिंग व्हाट, प्रोडक्टिविटी बाय अप्लाइंग न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स. अब देखिए जैसे 100 रेफ्रिजरेटर आपको बनाने हैं, सपोज मैं क्रूड एग्जांपल ले रहा हूँ. ओके, तो 100 रेफ्रिजरेटर अभी हमने कहा कि 10 लेबर की मदद से बन रहा है. वी आर कंज्यूमिंग व्हाट, 10 लेबरर्स, इजंट इट? अब अगर मैं इसी लेबर फोर्स को कम कर दूं, मैं कहूँ कि 2 लेबरर्स मैं लगाता हूँ. अगर मुझे 10 लेबर की जगह सपोज 2 लेबर ही चाहिए, राइट? नाउ विल दैट बी एबल टू प्रोड्यूस सेम 100 रेफ्रिजरेटर्स? नो, एब्सोल्युटली नॉट. हो सकता है मैं 20-30 बना लूँ, हो सकता है मेरे को 20-30 ही बनने पड़े. सो अगेन 2 लेबरर्स हो गए. अब इस केस में मुझे क्या करेगा, आई हैव टू एम्प्लॉय सम मशीन विच विल बी रिप्लेसिंग लेबरर्स, इजंट इट? सो आई विल बी रिप्लेसिंग सम मशीन्स विद लेबरर्स, जिससे कि मेरी आउटपुट सेम आए, isn't it? So we'll be applying what, new techniques and methods so as to improve our productivity. Okay, so now we'll be studying 2 types of persons involved in this whole industry. Okay, एक होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर और एक होता है प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन इंजीनियर, कुछ भी बोल दीजिए. अक्सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को माय डियर. अब आप बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको डिफरेंस क्लियर होगा. देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम होता है जब से इंडस्ट्री सेटअप करनी है, जब इंडस्ट्री सेटअप हो जाए उसके बाद बस. इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम कहां से शुरू होता है, फ्रॉम द प्लानिंग टू सेटअप एन इंडस्ट्री टू द कंप्लीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेटअप, दैट्स इट. जैसे इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है उसके बाद उस इंडस्ट्री को रन करने का काम होता है
प्रोडक्शन मैनेजर का। वापस सुनिए, एक इंडस्ट्री सेटअप करनी, सपोज किसी के मन में है कि ठीक है आज यहाँ पर हम लोग एक फैक्ट्री डालते हैं, एक इंडस्ट्री डालते हैं, इजंट इट? तो अब क्या है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर क्या करेगा, दैट विल हेल्प इन क्रिएटिंग इंडस्ट्री एट अ पर्टिकुलर एट अ गुड लोकेशन विच इज बी प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट। देखिए मार्केट के क्लोज होना चाहिए ना, अगर मार्केट से आप बहुत दूर ले गए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली बाय suitable site we are going to select, and then he will be designing a particular optimum layout of an industry so that we will be increasing what productivity को एनहांस करने के लिए हमारा जो इंडस्ट्री अच्छे से चले तो उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री का खुद का जो लेआउट है, इंडस्ट्री के खुद की जो लोकेशन है, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट एंड ऑल, दैट विल एवरीथिंग बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर। इंडस्ट्रियल इंजीनियर का स्कोप कहाँ तक है, इंडस्ट्रियल के सेटअप होने तक बस। जैसी इंडस्ट्री बन जाती है, नाउ इंडस्ट्रियल इंजीनियर विल नॉट बी कमिंग इनटू पिक्चर। नाउ टू रन दैट इंडस्ट्री कौन आएगा, प्रोडक्शन मैनेजर। अब इस प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या रहेगा, बिल्कुल इसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम ये है कि मैं इतनी अच्छी इंडस्ट्री सेटअप करूं जिससे जो प्रोडक्शन मैनेजर आए, जो प्रोडक्शन इंजीनियर आए, यू शुड बी हेड ऑफ दैट इंडस्ट्री, will be increasing his productivity. So now you just read the definition. Who is an industrial engineer? An industrial engineer is concerned with design, isn't it? Installation and improvement of production system. डिज़ाइन करना मतलब कि सेट करना डिफरेंट मतलब किस तरह मशीन्स लगेंगी, किस तरह अपना स्टोर वेयर हाउस रहेगा, किस तरह अपनी इंडस्ट्री सेटअप रहेगी, ऑल एवरीथिंग। इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा, and then if required further improvement of production system. Its objective is to eliminate unproductive operation. इसको क्या काम करना है, he has to eliminate unproductive operation because that will consume lot of time, money and energy as well from the production system in order to increase what, productivity. और प्रोडक्टिविटी वैसे अल्टीमेटली बढ़ाने का काम किसका है, प्रोडक्शन मैनेजर का है, बट वो बिना इंडस्ट्रियल इंजीनियर के पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियर इज द वन हु विल बी सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। सो अगर एक अच्छी इंडस्ट्री अच्छी जगह पर नहीं होगी, इंडस्ट्री का प्रॉपर लेआउट नहीं होगा, प्रॉपर डिजाइन नहीं होगा, उसको इंस्टॉल ढंग से नहीं किया होगा एक सिस्टमैटिक वे में, सो देन हाउ विल द प्रोडक्शन मैनेजर विल बी एबल टू मैनेज द एक्टिविटीज, ओके, सो एज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब आप समझ पा रहे हैं दोनों के बीच में फर्क क्या है? यस। So now coming back to production manager, he is the one who is concerned with planning, controlling and directing. प्लान करना अपनी एक्टिविटीज को। देखिए इंडस्ट्री सेट हो चुकी है, अब प्रोडक्शन मैनेजर आएगा, वो क्या करेगा, प्लान करेगा किस तरीके से हमें इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज किसी बंदे ने सोचा मुझे कार यूनिट डालनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है, सो ही विल व्हाट, प्लान कि पहले क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या होगा। कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने का मतलब होता है कितना अमाउंट जाएगा मटेरियल, ओके, एंड देन वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग इज एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट, एट एवरी स्टेज वी हैव टू मेजर इट, वी हैव टू वेरीफाई इट, ओके, विद द हेल्प ऑफ फीडबैक लूप। एंड डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना मतलब बताना ऑपरेटर्स को, मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को जो वहाँ पे काम करे कि आप यहाँ पर सही, यहाँ पर गलत है। एंड डे टू डे वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, ये देखिए working of the production system. When the industry gets set up and it is ready to be run by the production manager, so he is dealing with day-to-day working. Its objective is to produce goods and services. क्या इंडस्ट्रियल इंजीनियर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा? नहीं, उसका काम है सिर्फ इंडस्ट्री को सेटअप करना अच्छी जगह और एक अच्छे लेआउट के साथ, दैट्स इट। ऑफ द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट प्रीडिटरमाइंड टाइम एंड कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट के अंदर और रिक्वायर्ड क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है, प्लान करना, कंट्रोल करना है, डायरेक्ट करना द प्रोसेसेस थ्रू विच द इनपुट रॉ मटेरियल बी गोइंग थ्रू, सो दैट टू प्रोड्यूस अ फाइनल आउटपुट एज पर द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ऑफ द कस्टमर। सो प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है, इंडस्ट्री को अच्छे से रन करना। इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम क्या है, एक अच्छी इंडस्ट्री को सेटअप करना। ऐसे समझ लोगे तो फिर आपको ऐसे समझ में भी आ जाएगी डेफिनेशन। Isn't it? Now you are able to correlate. Now it's up to clear to you, I am sure. Okay, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री सेटअप कर ली हमने,
तो अब what are the different costs involved in the production? What are the different costs that will be incurred by the production manager? Isn't it? So he should have knowledge while running the industry, isn't it? So अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बहुत. देखिए, वी आर स्टडिंग व्हाट डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन. तो पहला है प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फाइनल प्रोडक्ट. दैट्स इट, इजंट इट? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट. इसमें कौन कौन आ जाएंगे? मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल. बिकॉज अब देखिए, डायरेक्ट मटीरियल जैसे कि आप सपोज कार बनाने वाले हैं, यू हैव टू मैन्युफैक्चर कार, सो यू रिक्वायर व्हाट समवॉट एल्यूमिनियम. ठीक है, आपको एल्यूमिनियम चाहिए होगा बिकॉज आपको उसको रखना है लाइट. ठीक है, एंड व्हाट एल्स यू रिक्वायर? यू रिक्वायर फॉर द एल्यूमिनियम, यू रिक्वायर फॉर द कार बॉडी. ठीक है, इसके अलावा बहुत से पेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नट, स्क्रूज. ओके, सो बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा चाहिए होंगी. सो द डायरेक्ट मटीरियल विच यू विल बी यूटिलाइजिंग इन द manufacturing, so that will be the direct material and which will be becoming the part of the final product. Yes, that is what is called as direct material, जो कि final product का हिस्सा बनने वाला है. And next is what? Direct labor, who is directly involved in the production process. Direct expenses का मतलब होता है cost incurred by the machine, जिस मशीन से वो प्रोसेस होने जा रहा है. ठीक है, बिकॉज उस मशीन का कंट्रीब्यूशन है ना. सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो दैट विल बी व्हाट? द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मशीन लग रही है, उसके अलावा टूल्स, वेरियस टूल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. सो व्हाट आर दोज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? सो मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, दीज आर व्हाट विच आर गोइंग टू बी द फाइनल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस. ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट. इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि इनके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता, बट दे विल नॉट बी बिकमिंग द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. दे विल नॉट बी बिकमिंग द फाइनल पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, बट येस, विदाउट देम द प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल टू बी मेक. जैसे कि अब इसमें हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेस. अब इनडायरेक्ट मटीरियल क्या क्या है? देखिए, वो ऑक्सिलरी चीजें जो कि रिक्वायर्ड होती है सो एज टू स्मूथली perform the operations but which will not be becoming the part of the final product. अब देखिए, कटिंग फ्लूइड क्यों चाहिए होता है? जिससे कि टूल का टेम्परेचर मेंटेन रहे. अब देखिए, कटिंग फ्लूइड अगर आप यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? टूल का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा. Isn't it? So that will not create required tolerance. देखिए, टूल जब गर्म होगा तो एक्सपेंशन होगा ना उसके अंदर, थर्मल एक्सपेंशन. सो दैट विल प्रोड्यूस व्हाट? डायमेंशनल इनएक्यूरेसी इन द फाइनल प्रोडक्ट. सो इसके बिना काम चलेगा नहीं. बट कटिंग फ्लूइड का फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट होने वाला है नहीं. अगेन लुब्रिकेशन हमें चाहिए. ठीक है, सो एज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द कटिंग टूल एंड द वर्क पीस. इसके बिना भी काम चलने वाला नहीं. अदरवाइज क्या होगा? द कटिंग फोर्सेस विल बी इंक्रीज्ड. कटिंग फोर्सेस अगर बढ़ेंगे तो मशीन की पावर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. सो इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं. बट क्या लुब्रिकेशन फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट होने वाला है? नहीं. नाउ ग्रीस, कॉटन, जूट, सिमिलरली स्टेशनरी आइटम्स. ओके, सो इन स्टेशनरी आइटम क्या होते हैं? अकाउंट रखने के लिए, है ना. अकाउंट हमें रखना होता है कि कितना मैन्युफैक्चर हुआ, क्या कॉस्ट आई हमने, क्योंकि हमें कुछ मटेरियल परचेज भी करना होता है ना वेंडर से. हमारा एक वेंडर होता है जिससे हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो उन सब का हिसाब रखना पड़ता है, उन सब का बिलिंग करना पड़ता है. फॉर दैट यू रिक्वायर पेन, पेपर, प्रिंटर एटसेट्रा. सो स्टेशनरी आइटम्स आर रिक्वायर्ड. ओके, यू रिक्वायर अ कंप्यूटर सिस्टम. सो दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट मटीरियल्स. इनडायरेक्ट लेबर माय डियर, आप वो समझ लीजिए जो कि आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन के बिना भी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. जैसे कि देखिए, वॉचमैन क्यों रखे जाते हैं? सो एज टू रिड्यूस पिलफरेज. PILFERAGE, पिलफरेज का मतलब होता है चोरी. तो अगर हम वॉचमैन ही रखेंगे तो देखिए हमारा सामान चोरी होता रहेगा. सामान चोरी होगा तो अगेन वी आर गोइंग इनटू द लॉस. Isn't it? So watchman is required. Without watchman, it is not possible for the production to be run smoothly. Supervisor are those persons who will be supervising those operators that how to run the things. तो इनके बिना भी अगर नहीं करेंगे तो ऑपरेटर्स विल फील व्हाट? ऑपरेटर्स क्या करेंगे? अपने हिसाब से काम करेंगे. उनका मन करेगा कभी काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे. सो देयरफॉर वी विल बी
appointing a person who will be guiding those operators who are what supervisors. हायर ऑफिसर्स जो मैनेजरियल पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, तो इनके बिना भी प्रोडक्शन प्रोसेस रन नहीं हो सकता. सो वी रिक्वायर पर्सन्स एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स. ठीक है, अल्टीमेटली ऑपरेटर्स ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन इनके बिना भी काम नहीं चल सकता. अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, जैसे कि रेंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई सामान खरीदा, वो रखा हुआ स्टोरेज में, है ना, क्योंकि जब तक वो काम नहीं आ रहा वो रखा हुआ इन्वेंट्री की फॉर्म में, इन्वेंट्री इन सम वेयर हाउस, इन सम स्टोरेज स्पेस, राइट. तो उसका भी तो हमें हमारा रेंट लग रहा है. रेंट हम जैसे किसी भी हाउस में रहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल फॉर अ रेंट, ओके, सो हम चाहे रह रहे हैं चाहे नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारा सामान तो है, तो हमारा उसका रेंट भी तो लग रहा है. ठीक है, लैंड का ऑफकोर्स लग रहा है. ऑफकोर्स जिस लैंड को आपने खरीदा है सो एज टू सेटअप एन इंडस्ट्री, उसका भी तो कुछ किराया लग रहा है, इजंट इट. सो नाउ टेलीफोन बिल्स, ओके, सो एज टू हैव अ कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद द वेंडर्स, विद द कस्टमर्स एक्सेट्रा, we are requiring what telephone bills, okay, we are, because we need to have a constant contact with those with our means हमारा स्टेक होल्डर्स में कहूँ तो स्टेक होल्डर्स आर वॉट हु आर इन्वॉल्व इन दी इंडस्ट्री, ओके, हु आर इन्वॉल्व इन आर कंपनी, जिनका इसमें हिस्सा होता है. सो दैट आर वॉट स्टेक होल्डर्स. ठीक है, तो हमारा उनसे कॉन्टैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है. फैसिलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एट्सेट्रा. सो दीज आर वॉट indirect expenses. So basically they are helping so as to run the production very smoothly, but they are not becoming the part of the final product. So they are what factory overhead, या इन सब में जो कॉस्ट लग रही that is factory overhead और factory expenses. So indirect material, indirect labor and indirect expenses. Now when you sum up these two costs, what you will get is factory cost. So factory cost is prime cost plus factory overhead. Now what is total cost? टोटल कॉस्ट होता है माय डियर, देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है. जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो तब तक जो हमारी कॉस्ट पूरी लग चुकी होती है दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट. इसमें क्या क्या है, हमारा प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो हमारा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, प्रोडक्ट हमारा इतने कॉस्ट में रेडी हुआ है. अब देखिए, कोई प्रोडक्ट ऐसे ही थोड़ा ना खरीद लेंगे, मतलब हमने प्रोडक्ट बना के रख दिया बाहर तो हमने बेचना शुरू कर दिया, कोई आके खरीदेगा नहीं. जब तक कि लोग ही अवेयर नहीं होंगे आप क्या बना रहे हैं, तो हाउ द कस्टमर विल बी कम टू नो दैट what you are making, what you are manufacturing. So and what are your policies, what are your requirements, and how you are maintaining those qualities, right. तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती हैं थ्रू मार्केटिंग. जब आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसमें भी तो कॉस्ट लगती है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन. यस, बेसिकली आपको इंडस्ट्री से मेन मार्केट जाना है, यू हैव टू सप्लाई द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट. सो फॉर दैट यू रिक्वायर ट्रक्स, रेलवेज, ओके, विद द हेल्प ऑफ रेलवेज, एयरवेज. सो वट एवर वेज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, सो अकॉर्डिंगली द ट्रांसपोर्टेशन विल बी चार्ज्ड. सो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अब जाके हमारी जो कॉस्ट लगी दैट इज द टोटल कॉस्ट. तो देखिए, यहां तक तो क्या हमारा फैक्ट्री में कोई भी हमने सामान बनाया दैट इज रेडी इन दिस कॉस्ट. नाउ वी हैव टू टेक दिस मटीरियल, टेक दिस प्रोडक्ट out into the market, okay, and we have to make the customers aware. So we require marketing, advertising, we have to apply transportation, okay, so as to supply the product into the market. So अब जो मार्केट के अंदर पहुंचते पहुंचते जो कॉस्ट हो जाएगी दैट इज द टोटल कॉस्ट. मतलब ये फैक्ट्री से बाहर निकल चुकी है. अब नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर सेलिंग इनटू द मार्केट. अब जाहिर सी बात है माय डियर, इंडस्ट्री रन करी जाती है, कोई भी बिजनेस मतलब रन क्यों किया जाता है, प्रॉफिट के लिए. तो अगर इसी में टोटल कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगी, मेरी सेलिंग प्राइस, इजंट इट. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, जितने कॉस्ट लगी मेरी सो एज टू मेक द प्रोडक्ट कम इन टू द मार्केट प्लस सम प्रॉफिट, दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट. सो सेलिंग कॉस्ट इज वॉट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. सो बाय द सो कस्टमर को किस प्राइस पे हम लोग बेचेंगे दैट इज द सेलिंग कॉस्ट विच इज विल बी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इजंट इट. सो ये तो हमने बचपन में पढ़ रखा है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी. सो
selling price at the price what we are selling the product is what selling price minus cost price. तो हमने जो निकाली ना कॉस्ट प्राइस, इसमें ये टोटल कॉस्ट आ जाती है. दैट इज द फैक्ट्री कॉस्ट मीन इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस जो भी मार्केटिंग की कॉस्ट आई, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा. तो ये सारी कॉस्ट मिलके जो टोटल कॉस्ट आई, इट इज नथिंग बट व्हाट कॉस्ट प्राइस. Isn't it? So that was the brief discussion about the cost, various costs to be incurred. Okay. So now next हमारा topic है my dear, that is the break even analysis. Now what we're going to study is what break even analysis. मैंने आपको पहले भी बताया था break even analysis why we are going to study, because it is that point of no profit no loss. It is the condition of no profit and no loss. Basically it what tells us that how much volume should we produce, in fact in जो so as just as to remain at least safe into the market. Isn't it? हमें मार्केट में जस्ट सेफ रहना है तो एटलीस्ट आप नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन पे तो बनाइए. इफ यू आर रीचिंग बिलो ब्रेक इवन पॉइंट देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बेसिकली यू आर गोइंग इनटू द लॉस कंडीशन है ना, आप उसमें लॉस में जा रहे हैं. सो इट्स बेटर टू शट डाउन द इंडस्ट्री बिकॉज प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और आपकी कॉस्ट भी लग रही है. सो इट इज ऑफ नो यूज. सो बेसिकली व्हाट इज इन ब्रेक इवन एनालिसिस, it is an important tool, okay, in the hand of production manager to analyze the potential profit and loss possible in the future, isn't it? तो हम कितना प्रोडक्ट बनाए कि जिससे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन. तो हमें क्या करना चाहिए, उससे ऊपर ही बनाना चाहिए, उससे नीचे, उससे ऊपर ही बनाना चाहिए. वी हैव टू मैन्युफैक्चर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज द थिंग ना. उसके लिए हमें पता तो हो कि ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है. समझ रहे हैं आप, ये क्रिटिकल पॉइंट है. क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं हमारे जिसके ऊपर और नीचे कंडीशन बदल जाती हैं. तो अगर आप इसके नीचे चले गए यू विल बी गोइंग इनटू लॉस, इससे आप ऊपर चले गए तो आप प्रॉफिट में जाएंगे. सो मोर एंड मोर वॉल्यूम यू विल बी प्रोड्यूसिंग, मोर एंड मोर यू विल बी इन प्रॉफिट, दैट्स इट, इजंट इट? सो माय डियर दैट वाज ऑल अबाउट द कॉस्ट एंड द इंट्रोडक्शन टू ब्रेक इवन एनालिसिस. अब हम लोग माय डियर इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. So thank you so much. Thank you.